नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं डॉक्टर रत्ना मानिक और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं अपनी ही लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है टूटा सितारा। मैं गांव से नया नया इस शहर में आया था। शहर, हाँ शहर, वह शहर जो दिन में पूरी रफ्तार से लोगों के साथ भागता है, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, और रात होते ही किसी नाज़नीन की तरह ऐसे सज जाता है कि दिन भर की भागम भाग का तनिक भी चिन्ह उसकी पेशानी पर नजर नहीं आता है। आंखों में अपने कमजोर हो चले बाबूजी का सुनहरा ख्वाब लेकर मैं शहर आ धमका था, बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान की तरह। ख्वाब, हाँ, बाबूजी का ख्वाब, सरकारी दफ्तर में बड़ा अधिकारी बनने का, सरकारी बाबू बनने का ख्वाब। खेती बाड़ी से हासिल एक एक पाई को बाबूजी इसी हसरत को पूरा करने के लिए जमा करते थे। मेरे बाबूजी, उनका शरीर भले जर्जर हो चुका था, पर इरादे बड़े फौलादी थे। आंखों की रोशनी मध्यम जरूर पड़ गई थी, किंतु सुखद भविष्य की कल्पना वे बिल्कुल साफ साफ कर लेते थे। और माँ की बूढ़ी आंखों ने न कभी अपने लिए कोई सपना देखा था और न ही मेरे लिए। वे तो निश्चल भाव से आजीवन अपनी गृहस्थी को मनोयोग से, स्नेह से सींचते हुए ममता का अमृत ही लुटाती रही मुझ पर, और मैंने भी उनकी ममता का छक कर पान किया था। शायद यह उस अमृत की मिठास ही थी जिसके बल पर कभी मेरे मन में किसी के लिए कोई कलुषता, कोई दुर्भावना न पनपती थी। मैं ठहरा हंसमुख स्वभाव का एक सीधा साधा 25-26 साल का हिस्ट पुष्ट शरीर वाला युवक, गांव के उन्मुक्त वातावरण में पलने वाला एक आजाद परिंदा, जिसकी दुनिया माँ और बाबूजी तक ही सीमित थी। बलदेव बाबू, बेटवा तो एकदम में राजकुमार लागत बा, सुघर लड़की खोजे के पड़ी रहुआ के। गांव वाले जब ऐसा कहते थे तो बस उसी रात माँ सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए मेरी नजर उतारने लगती, और लाल मिर्च के न सरकने पर उनके पेशानी पर बल पड़ जाते। फिर कोई और टोटका, हजार देवी देवताओं की मनौती मानने लगती थी कि उनके बिटवा को किसी की नजर ना लगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बाबूजी का सपना पूरा करने मैं शहर आ पहुंचा था। मैं ट्रेनिंग के अंतिम महीने में था और उसके बाद मेरी पोस्टिंग होनी थी। सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक फोन ने मेरी पूरी जिंदगी, बाबूजी की आंखों का वह सुनहरा ख्वाब, सब चकनाचूर कर दिया। उस रात करीब 10:30 बजे दीना काका का फोन था। बदहवास घबराई हुई आवाज, बबुआ, तुहार बाबूजी अस्पताल में हुए, हालत खराब बा। डॉक्टर बाबू कहत रहलन हालत बहुते नाजुक बा, तुरंते ऑपरेशन करवावे के पड़ी। बबुआ जल्दी आ जा। ट्यूबवेल पर पैर फिसल जाने के कारण बाबूजी के सिर पर गंभीर चोट लगी थी। बदहवासी में मुझे अपने आप को मजबूती से खड़ा रखना था, हर क्षण सही निर्णय लेना था, पैसों का इंतजाम करना था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
कुछ माँ के जेवर थे और बाबूजी की जीवन भर की पूंजी वो खेत। पर ये काफी नहीं थे। केवल अस्पताल और ऑपरेशन का खर्च ही तो लाखों में था। खैर, मुझे हर कीमत पर बाबूजी को पहले जैसा स्वस्थ बैठका में अपनी मंडली के साथ बैठे देखना था। इसलिए संबंधियों और दोस्तों की मदद से उन्हें अपने शहर, जहां मैं था, लाकर बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। बुआ और मां साथ में थी। अब मेरे ऊपर बाकी पैसों के इंतजाम की जिम्मेदारी थी। मैं अपनी परेशानी मां से बांटकर उन्हें चिंतित नहीं करना चाहता था और समाधान पाने की हर जुगत में लगा हुआ था। ये बात और थी कि मां मुझसे भले कुछ कहें न कहें, पर उनके माथे की रेखाएं पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। हर घड़ी दुलारने वाली, पुचकारने वाली मां अचानक एकदम खामोश हो गई थी। शून्य में ताकते हुए घंटों कहीं खोई रहती। स्वाभाविक भी था, वे शिव की सती बनकर सदा बाबूजी में ही अपनी खुशियां ढूंढती रहती थी, उन्हीं में रमी रहती थी और अब उन्हीं खुशियों पर ग्रहण की छाया थी। शहर में चूंकि मेरे दोस्त न के बराबर थे, एक ही ऐसा व्यक्ति था जिससे मैं थोड़ा करीब था। जब उसने मेरी परेशानी में मुझे दिन ब दिन घुलते हुए देखा तो झिझकते हुए एक सुझाव दिया, वो भी इस शर्त पर कि सुनकर मैं उससे नाराज नहीं होऊंगा, ठंडे दिमाग से उस पर विचार करूंगा। मुझे हर कीमत पर एक ऐसा रास्ता अख्तियार करना था जिससे मेरी आर्थिक समस्या का समाधान मिल सके। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था, या यूं कहूं कि पैरों तले जमीन खिसक गई थी। क्या ऐसा भी होता है? मैं खुद से सवाल कर बैठा। पर कैसे? मैं ये कैसे कर सकता हूं? उफ, क्या करूं? क्या सच में कोई ऐसी भी दुनिया होती है जहां कुछ क्षण की इतनी कीमत मिलती है? मुझे पैसे तो चाहिए थे, पर इस तरह से यह मेरे ज़मीर को गवारा न था। मैं ठहरा गांव का सीधा साधा लड़का। मां बाबूजी के संस्कार मेरे अंदर थे। मैं चाह कर भी अपने मन को राजी नहीं कर पा रहा था। और इधर हर दिन डॉक्टरों की नई नई दवाइयां, तमाम तरह के टेस्ट, हॉस्पिटल का खर्चा। सच पूछिए तो यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था। संस्कार जरूर बाबूजी ने दिए थे, लेकिन संस्कारों की बेदी पर मैं बाबूजी की बलि हरगिज नहीं दे सकता था। बाबूजी का चेहरा याद कर और मां के चेहरे पर पसरी उदासी को देखकर मैंने अपने मन को कड़ा किया। एक दिन के 50,000 रुपए मिलेंगे और यदि क्लाइंट तुमसे ज्यादा खुश हुआ तो इससे भी अधिक। मिस्टर रेड्डी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। दिए गए पते पर करीबन 9:30 बजे रात को मैं पहुंचा। आलीशान भवन था। भवन के गेट पर वर्दीधारी चुस्त दुरुस्त वॉचमैन तैनात था। मैंने एक स्लिप उसकी तरफ खिसकाया। उसने जी साहब कहते हुए मुझे अंदर जाने का इशारा किया। ड्राइंग रूम बेहद भव्य था। तरह तरह की कीमती मूर्तियां हॉल की शोभा बढ़ा रही थी, किंतु मेरा दम घुटा जा रहा था। सर से पांव तक एक अजीब सी झुरझुरी महसूस कर रहा था। तभी वो सामने आकर खड़ी हो गई। अच्छा, तो तुम हो? उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखते हुए यूं पूछा मानो कोई ग्राहक किसी सामान को खरीदने से पहले ठोक बजाकर देखता है। मेरी नजरें उनके चेहरे पर ठहर सी गईं। आकर्षक नैन नक्श, दौलत की चमक से दमकता रूप, रेशमी कपड़े, आंखों में रूप का गुरूर और एक सम्मोहन, एक मौन निमंत्रण।
नशे के सुरूर से लहराता जिस्म और जिस्म से उठती भीनी सी खुशबू। ऐसा लगा मैं वास्तव में किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूं। तभी अपने शरीर पर किसी के हाथों का गर्म स्पर्श मुझे अंदर तक कपा गया। मिस्टर रेड्डी से तुम्हारी बात हुई है ना? नशे से लरसती उनकी आवाज मेरे कानों से टकराई। जी, मैंने छोटा सा जवाब दिया। यहां आने से पहले मिस्टर रेड्डी से मेरी मीटिंग तय की गई थी और मिस्टर रेड्डी ने मुझे बहुत ही सख्ती से समझाते हुए कहा था, देखो, तुम्हारे चेहरे पर किसी भी तरह की ऊब नहीं दिखाई देनी चाहिए। तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल और सहज लगना चाहिए। आंखों में प्यार नजर आना चाहिए। याद रखना, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, कोऑपरेट करना ही तुम्हारी पहली और अंतिम जिम्मेदारी है। और हां, क्लाइंट के खुश होने पर और भी काम और भी मोटी रकम दोनों मिलेंगे। ओके? मैं अंदर ही अंदर कांप रहा था। मेरे चेहरे पर शायद उन्हें भी घबराहट के कुछ छींटे नजर आए। मेरे चेहरे को एक खास अंदाज से सहलाते हुए उन्होंने मुस्कुराकर मेरे कानों में धीमे से कहा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और तुम्हें भी अच्छा। ओके? बात को अधूरी ही छोड़कर वे खिलखिला उठी। मखमली सौंदर्य के आवरण तले निर्लज्जता की खूंखार हंसी। मेरी चेतना लुप्त हो रही थी। मैं अपने शरीर के इर्द गिर्द कोमल हाथों का मजबूत बंधन महसूस करने लगा था। एक तेज खुशबू मेरे नथुनों से होते हुए भीतर, बिल्कुल भीतर तक समाती चली जा रही थी। क्लाइंट को सेटिस्फाई और कोऑपरेट करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रेड्डी के कहे गए शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। डूबते हुए सूरज पर जैसे रात की काली चादर चढ़ जाती है, उसी तरह से मेरा व्यक्तित्व एक गहन अंधकार में विलीन होता जा रहा था। उस अंधकार में भी बाबूजी का चेहरा, माँ का थका उदास मुख मुझे दिखाई दे रहा था और मैं अपनी जिंदगी के साथ कोऑपरेट कर रहा था। यह वह दुनिया थी जहां सारी बेशर्मी, सारी बेहयाई, सभ्यता, शालीनता और तहजीब के झीने आवरण तले होती थी, जहां मर्यादाएं पद्दलित हो व्यंग्यपूर्ण अट्टहास करती थी। घर की लक्ष्मी की मोहिनी मुस्कान पर पुरुषों के लिए थी। ये वे महिलाएं थीं जो या तो स्वयं अहंकारी, दंभी, मगरूर पुरुषों द्वारा छली गई थी या दौलत के नशे में चूर हाई सोसाइटी के साथ कदम ताल करना फैशन समझती थी। लज्जा, गरिमा, विश्वास सबको ताख पर रखकर एक पैशाचिक संतुष्टि के लिए उनके लिए सब ठीक था, सब उचित था और सब जायज था। मैं गर्त में गिरा तो गिरता ही चला गया। मुझे जिस्म मांस का लोथड़ा नजर आ रहा था, सजा धजा मांस का लोथड़ा। बहुत दिनों बाद रेड्डी ने मन को खुश करने वाला काम किया है। उन्होंने खुद को मुझ पर निढाल करते हुए लहराती आवाज में कहा और कल का पुनः आमंत्रण दिया। साथ में अपने बड़े से ग्रुप का लिस्ट भी फोन नंबर के साथ। तुम इन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं घर से निकल गया था। किसी बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद की त्रासदी की छाप मेरे चेहरे पर अंकित थी। आसमान का चांद भी मानो मेरी बेबसी पर मुस्कुरा रहा था कि तभी एक चमकता सितारा आसमान की अनंत ऊंचाइयों से टूटकर धरती की किसी खो में कहीं समा गया, अपने उजाले को लुटाकर धरती का कोई स्याह शापित कोना प्रकाशित करने के लिए। मुझे न बाबूजी का ख्वाब याद रहा, न उनके संस्कार याद रहे, तो सिर्फ बाबूजी,
केवल बाबूजी और उनका मुस्कुराता चेहरा। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी डॉक्टर रत्ना मानिक की आवाज़ में मेरी ही रची गई कहानी टूटा सितारा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई दुनिया का सफ़र करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। नमस्कार।